दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं टिस्का डेका क्लासेस में। आज का टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख गया है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स उन स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 माने जाते हैं जो कि आगे चलकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। यहाँ पर रखी जाती है नींव उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में जाके अधिकारी बनते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ने के बाद वो ऑफिसर्स बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उनको सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होंगे। एनडीए का एग्ज़ाम देना होगा, उसको पास करना होगा। सीडीएस का एग्ज़ाम चाहे देना होगा, उसको पास करना होगा। एसएसबी फाइट करनी होगी, एसएसबी में रिकमेंड होना होगा, मेडिकल क्लियर करना होगा और फिर मेरिट में भी आना होगा। प्रोसीजर पूरा का पूरा वही है, लेकिन यहाँ पर एक बेस बन जाता है। प्रोसीजर जो आगे का है उसको आसान कर दिया जाता है, बहुत नज़दीक से उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आ जाती हैं स्टूडेंट के अंदर, और शायद उसके लिए बाकी कैंडिडेट से आसान होता है एसएसबी और एनडीए को फाइट करना, क्योंकि यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद ही इन स्कूल्स में सिलेक्शन होता है। इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले ही आला दर्जे के होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में बताऊंगा। मेरी रगों में भी आर्मी का खून दौड़ रहा है, तो मैं डेफिनेटली पहले इन आर्मी के स्कूल्स और आर्मी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल के फॉर्म्स कब आते हैं, कब आपने भरने हैं। जब भी आएंगे मैं आपको नोटिफाई करूंगा। उसके लिए आपको ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने की। मैं आपको बताऊंगा कि कब उसका एग्ज़ाम होने वाला है। आराम से आप अपने वार्ड को तैयारी करवाते रहिए। तैयारी कैसे कराई जाएगी उसका भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1925 में। 1925 में पहला स्कूल हुआ था, और वो हुआ था कहाँ पे? जालंधर में, पंजाब के जालंधर में। हालांकि अभी जालंधर में कोई स्कूल नहीं है। अगर अभी मैं आपको 5 लोकेशन के बारे में बताऊं तो कोई लोकेशन नहीं है। तो उस समय इसका नाम होता था किंग जॉर्ज। जैसे मैंने आपको कल RIMC में बताया था कि जैसे RIMC का नाम था ना एक ब्रिटिश के नाम से, सेम 1925 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका नाम रखा गया था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, उसके बाद ये जो स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था जालंधर में, इसको शिफ्ट कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के छैल में। छैल में प्राकृतिक सुंदरता के बीच ये स्कूल बसा हुआ है। अभी इस समय इंडिया में टोटल स्कूल हैं 5। CBSE एफिलिएटेड है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव किए जाते हैं DGMT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, IHQ ऑफ MOD आर्मी, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो आर्मी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर एक उसका डायरेक्टरेट है DGMT, हम उसको जानते हैं। उससे इसको पूरा फंड दिया जाता है, और पूरा जो रिजल्ट बनाया जाता है, पूरा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, ये सारा का सारा DGMT के अंडर में ही होता है। ये जो फॉर्म आते हैं ये जनरली सितंबर के महीने में फॉर्म आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली जो फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं? सितंबर के महीने में वो फॉर्म आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं? तो लोकेशन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की छैल में है, बेलगाम में है, बेलगाम मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और बेंगलोर में है, बेंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, बेलगाम भी कर्नाटका में है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। उसके बाद धौलपुर में है। धौलपुर एक जगह है जो राजस्थान में आती है, लेकिन है आगरा के बिल्कुल नज़दीक। और एक है अजमेर। अजमेर के बारे में आप जानते हो, ये भी राजस्थान में ही है। ये 5 स्कूल आज की डेट में, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आज की डेट में हैं। जब मैंने आपको बताया कि 1925 में इसका नाम रखा गया था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो उसके बाद 1996 में इनका नाम बदली
करके कर दिया गया मिलिट्री स्कूल। 1996 में इनका नाम बदली करके कर दिया गया मिलिट्री स्कूल, और 2007 में दोबारा इनका नाम बदली हुआ और तब इनका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये जो नाम रखा गया ये कब रखा गया? 2007 में। ठीक है, अब मैं बताता हूं, ये सीबीएसई पैटर्न पे आधारित स्कूल है और ये सितंबर में जब इसके फॉर्म आते हैं तो इसका कुछ क्राइटेरिया है कौन सी क्लास के लिए होता है। तो सबसे पहले 6th क्लास के लिए, सबसे पहले 6th क्लास के लिए सबसे अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि इनिशियल होता है, बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, और 6th क्लास के लिए जो भी बच्चा इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देता है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी हर स्कूल में बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 90 हैं। और बाकी इसमें कितना किसको कोटा दिया जाता है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया 6th। उसके बाद 9th में भी दिया जाता है। 9th में थोड़ी सी वैकेंसी, 6th क्लास का क्लास तो चल ही रही है, 9th में थोड़े से स्टूडेंट ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए चांसेस कम हो जाते हैं। और जो फिर उसके 8th, नॉट 9th, 8th, और उसके बाद होता है सीधा 11th में। 11th में तो बहुत कम चांसेस है। वो कम चांसेस इसलिए कि अगर 6th और 8th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, अगर कोई वार्ड विड्रॉ कर गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो जो वैकेंसी खाली हो जाती है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए 11th में एडमिशन दिया जाता है। तो 6th, 8th और 11th। ठीक है, 6th में, 8th नहीं, 9th। 8th का तो सिलेबस आता है, 6th, 9th और 11th। अब क्या होगा कि इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपने सितंबर में नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद दिसंबर में आपको कंसर्न स्कूल में या जहां पर भी इसका जनरली स्कूल में होता है इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ, लेकिन एक कोई बात और छूट गई कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे ही सितंबर में फॉर्म आए तो आपने क्या करना है, कंसर्न जो स्कूल है वहाँ पर जाना है। जिस स्कूल में आप अपने वार्ड का एडमिशन चाहते हो वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ से फॉर्म को कलेक्ट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ₹600 फीस, एग्जाम फीस पे करनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST में आते हैं तो आपको ₹300 ही पे करना है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप नहीं जा पा रहे स्कूल तक, आपके पास समय नहीं है, स्कूल बहुत दूर है और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही सितंबर में नोटिफिकेशन निकलता है कंसर्न स्कूल का, आप स्कूल को सीधे लिख सकते हैं। आप देखेंगे मैंने सारे स्कूल के एड्रेस नीचे वीडियो में फ्लैश कर रहा हूँ, आप एड्रेस नोट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक DD बनाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो ₹650 का DD बनेगा, और अगर आप रिजर्व्ड के हैं तो 350 का DD बनेगा। ₹50 का एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि डाक का खर्चा भी तो है ना, डाक का खर्चा भी तो है। तो जो ₹50 आपके पास आपके घर में पहुंच जाएगा, पूरा एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस आप अप्लाई कीजिए और दोबारा डाक से उस स्कूल में भेज दीजिए। उसके बाद आपको स्कूल नोटिफाई कर देगा एग्जाम कब है, आपने एग्जाम अपने वार्ड को अटेंड करवाना है। उसके बाद एग्जाम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6th क्लास की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मोर देन 90 होती है। तो 6th क्लास सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, एक इंटेलिजेंस का पेपर होता है, रीजनिंग एबिलिटी का टाइप, साथ में मैथ्स होती है, ठीक है, इंग्लिश होती है, GK भी होती है, और प्लस इंटरव्यू होता है। यानी टोटल जो ये होते हैं, ये होता है 200 का। तो ये चारों पेपर हो गए, वो हो गया, और 50 प्लस की क्या हो गई, इंटरव्यू हो गया। 200 के तो सारे के सारे पेपर हो गए और 50 का हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। अगर मैं बात करूं 9th क्लास के लिए, तो 9th क्लास के लिए भी ये सारे सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल सेम। एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो होता है हिंदी, ठीक है। और जो ये GK था ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर SST में, यानी थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है सोशल स्टडीज़ में, क्योंकि अब आपके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक सारा का सारा आने वाला है, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये बढ़ने की वजह से अभी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स हो जाते हैं 500 और इंटरव्यू के मार्क्स रहते हैं +50। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 200 जो हैं, जब ये मार्क्स 200 का एग्जाम होता है, उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो मेरिट में आते हैं वही इंटरव्यू में जाते हैं। 500 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो स्टूडेंट पास होते हैं वही इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू देने के बाद जब वो रिकमेंड हो जाते हैं तब वो उस स्कूल में
आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी होता क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है जो 6th क्लास के लिए, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, बच्चा छोटा होता है 5th क्लास में तो हिंदी और इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज कोई अगर आपकी है, कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी एग्जाम को दे सकता है। लेकिन अगर वो 8th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए एडमिशन लेने आ रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर और इंटरव्यू देना होगा। अगर बात करूं मैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। 10th क्लास के मार्क्स जो आते हैं उसी पे बेस्ड मेरिट बनती है। बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें, जो भी इसमें कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनमें जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट को अलग अलग करके देखा जाता है, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और सीधा बिना एंट्रेंस टेस्ट के क्लास 11th में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें कौन सा सिलेबस आएगा? अगर ये 6th क्लास की मैं बात करूं तो 5th तक का पूरा सिलेबस आएगा, ये जो टॉपिक लिखे हैं मैंने वो। 9th की बात करूं तो पूरा का पूरा 8th तक का आएगा, और 11th में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 10th क्लास से इसका होता है। अभी एज की मैं बात करूं तो 10 से 12 ईयर्स एज होती है 6th क्लास के लिए, 10 से 12 एज होती है 6th क्लास के लिए। 13 to 15 एज होती है 9th क्लास के लिए, 13 to 15 एज होती है 9th क्लास के लिए, और 15 to 16 एज होती है 11th क्लास के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 6 महीने का एज रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाता है, यानी 12.5 हो जाएगा, ये 15.5 हो जाएगा और 16.5 हो जाएगा। SC ST के अलावा इसमें जो किल्ड इन एक्शन के वार्स होते हैं, जो एक्शन में मारे गए हैं, जो शहीद हो गए हैं हमारे सोल्जर, जेशुवार या ऑफिसर जो भी हैं, उनके बच्चों को भी यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। किल्ड इन एक्शन का मतलब होता है कि या तो लड़ाई जैसे हालात थे या लड़ाई थी जिसमें वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न। जो एज का मैंने आपको बता दिया, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कितने मार्क्स का होता है और किस तरीके से उन एग्जाम को देना होता है। OMR सीट्स के आधार पर, OMR सीट होती है ना, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडिंग होती है, जो हम ऐसे ऐसे गोला करते हैं उसको फिर ऐसे ऐसे गोला कर देते हैं, है ना, करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप उसके तरीके से इस क्वेश्चन पेपर ये किया जाता है, लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। अच्छा, अभी मैं बात करूं ये सब एग्जाम दिया, उसके बाद उसके रिजल्ट की। रिजल्ट क्या होता है कि दिसंबर में आपने एग्जाम दिया, जनवरी में इसका रिजल्ट आ जाता है। जनवरी में रिजल्ट आएगा कहां पर? रिजल्ट या तो आर्मी नेट पे आता है, कोई अगर आप जेशोवार है तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं अपनी यूनिट में आपके आर्मी नेट पे रिजल्ट आ चुका होता है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप सिविलियन कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें जो आर्मी, जो हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसमें सिर्फ आर्मी के वार्ड्स को ही नहीं, कुछ सिविलियंस के वार्ड्स को भी एडमिशन दिया जाता है। हालांकि उनकी फीस थोड़ा ज़्यादा होती है, हालांकि फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी कॉलेज के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम होती है, लेकिन जेशोवार और हमारे ऑफिसर्स कैटेगरी से थोड़ा सा फीस ज़्यादा होती है। तो अगर वो है तो वो www. ये देखो नीचे फ्लैश हो रहा है वीडियो में, आप देख सकते हैं, होता रहेगा www.rashtriyamilitryschools.in। राष्ट्रीय पूरी स्पेलिंग ये लिखनी है, लास्ट में .in पर भी रिजल्ट को चेक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनती है, ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जब बन जाती है उसके बाद कैंडिडेट को जाना होता है, आपके वार्ड्स को जाना होता है मेडिकल के लिए। मेडिकल होता है मिलिट्री हॉस्पिटल में, कोई भी नज़दीक में जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, आपको स्कूल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आप वहाँ पे भरवाना है, साइन करवाना है, जो भी है। अगर आपका वार्ड फिट है तो वो वहाँ पर आगे की क्लास करने के लिए भी फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये था यहाँ तक का क्राइटेरिया। अभी मैं आपको बताता हूँ फीस और रिजर्वेशन। फीस और रिजर्वेशन, फीस कितनी है और कितना रिजर्वेशन किस स्टूडेंट को दिया जाता है। फीस मेरा ये मानना है कि फीस बिल्कुल ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम भी तो आसान नहीं है, है ना, बहुत आसान नहीं होता है एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैं बात OR की जो वार्ड्स होते हैं उसकी फ़ीस होती है मात्र 4,800 रुपये। अगर जेसीओ कैटेगरी में हैं तो जेसीओ की होती है मात्र 7,200। ठीक है, अगर ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस में, तो ऑफिसर्स के वार्ड्स की होती है ₹15,000।
ठीक है, 4800 15,000। और अगर सिविलियन वार्ड है, अगर सिविलियन है तो वही उसको भी सारे के सारे वही टेस्ट फॉलो करने के बाद उनको पे करनी पड़ती है 24,000। देखो कितनी कम फीस है पर एनम की, है ना, बहुत कम। अब बात करूं, ये तो फीस हो गई। अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की, तो जो स्कूल की जो टोटल वैकेंसीज होती हैं उसमें से 70% वैकेंसी दी जाती है OR और JCO के वार्ड्स को, ठीक है, और 30% दी जाती है ऑफिसर्स और सिविलियन वार्ड को। हो गई 100%। अब लेकिन इसमें अगर कोई SC/ST कैंडिडेट हो जाते हैं या इसमें कोई SC/ST कैंडिडेट हो जाते हैं तो 15% SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ और 15% यहाँ। इसका 15% SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ से आएगा और 15% इन कंसर्न्ड जो वो हैं उसमें से वहाँ पर SC/ST या जो भी रिजर्व कोटा है उसके लिए दिया जाएगा। अगर आप SC/ST कोटे में आते हैं तो आपको जो फीस देनी है, फीस भी ओनली 25% ही देनी है। फीस कितनी देनी है? अगर OR के जो वार्ड हैं वो SC कोटे में आ रहे हैं तो उनको मात्र 1200 रुपये ही फीस देनी है। 25% ही फीस पे करनी है, 25% ही फीस को पे करना, ठीक है। इसके अलावा सारे स्कूलों में मिला के 50 सीट्स रिजर्व भी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 100%, अपार्ट फ्रॉम दीज 50 सीट्स रिजर्व होती हैं। ये कभी फिल होती हैं, कभी नहीं होती है। ये 50 सीट्स होती हैं जो वार्ड्स होते हैं उन JCO सोल्जर ऑफिसर के जो किल्ड इन एक्शन है, मतलब या तो दुश्मन की उपस्थिति में या दुश्मन की अनुपस्थिति में लेकिन लड़ाई के जैसे हालातों में शहीद हो गए हैं। उनको 50% 50 सीट्स उनके लिए हर एक स्कूल में टोटल सारे स्कूलों में मिला के एलोकेट की गई हैं। और इनको भी अब फीस जो देनी होती है वो 25% ही फीस देनी होती है, ठीक है। फीस बिल्कुल जैसे SC/ST को देनी होती है, फीस भी इनको ऐसे ही देनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा ब्यौरा। कब स्कूल इस्टेब्लिश हुए, स्कूल्स के पहले स्कूल कहाँ पर है, स्कूल का पहले नाम क्या था और किस तरीके का आपने एग्ज़ाम देना है, किस तरीके का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्या क्या उसमें सिलेबस होता है, कितनी क्लास तक का सिलेबस आता है, कितना उसमें फ़ीस है और कितना सीट अलॉट किया गया है हर रैंक को, कैटेगरी वाइज और सिविलियंस को। अभी बात करता हूँ मैं वीडियो के लास्ट में प्रिपेयर की तैयारी कैसे की जाए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आपके सिटी में, टाउन्स में मिलेंगे जो मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी करवाते हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपके वार्ड को इन स्कूलों में एडमिशन दिलाना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से बेहतर है कि आप उसको अपनी जो क्लास है, अगर आप 6th में दिलाना चाहते हैं तो उसको क्लास 1st से प्रिपेयर करवाए 5th तक। उसके सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनके हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको उसको हर एक टॉपिक की बाल की खाल निकाल के बता देना चाहिए। जो भी एकेडमिक्स की बुक्स है उनको क्लियर कट पढ़ा देना चाहिए, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 8th क्लास में 9th क्लास के लिए एडमिशन करवा रहे हैं, 8th तक का सिलेबस आ रहा है तो सेम यही फंडा आप अपनाइए। उसको 6th 7th 8th में जो भी उसने पढ़ा उसको बिल्कुल जो बुक्स हैं उसकी एकेडमिक की बुक है वो उसके एक एक पेज का, एक एक सेंटेंस का उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा किस तरीके के पेपर्स होते हैं इसके लिए सैंपल पेपर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। बुक्स जो बड़े बड़े बुक सेलर्स हैं उनके पास सैंपल पेपर मिलते हैं मिलिट्री स्कूल्स की। अरिहंत की बड़ी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं एक सीरीज जानने के लिए कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, किस तरीके का पेपर होता है इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। सैम्पल पेपर्स ऑनलाइन भी डाउनलोड किए जाते हैं, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं यही प्रेफर करूंगा कि बाहर कोचिंग जाने से अच्छा है कि आप अपने बोर्ड को घर में तैयारी करवाइए, उसकी जो NCERT की बुक्स हैं उनको क्लियर करवाइए, हर एक चीज़ को क्लियर करवाइए। वीडियो को ख़त्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।